ठीक है माय डियर क्लास। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट लोग भी। तो यस्टरडेज क्लास, yesterday we saw yesterday we saw the concept of sociology ना। सोशोलॉजी का डेफिनेशन को फिर से हम लोग दोबारा देखा है। उसके अलावा वी हैव सीन साइंस क्या है, एंड देन वी सॉ क्रिटिक्स, सम ऑफ द ग्रेट क्रिटिक्स जो साइंस को मतलब जो सोशोलॉजी को साइंस में इंडल्ज नहीं करना चाहता है और जो साइंस को अलग पर्सपेक्टिव से यानी कि रिवोल्यूशनरी साइंस साइंटिफिक मेथड्स को देखने के लिए स्टार्ट किया है। तो ये दोनों को हम लोग क्लास में कल देख लिया है ना। तो कल का जो स्टडी है उसके बेस में हम कोशिश करेगा कि साइंस सोशोलॉजी किस तरह से साइंस हो सकता है टू बी बिलीव, दिस इज द टॉपिक, व्हाई सोशोलॉजी कैन बी बिलीव टू बी साइंस। एंड आफ्टर दैट विल सी द एक्चुअल लिमिटेशन। पहले तो हम लोग लिमिटेशन डिस्क्राइब नहीं किया था, तो लिमिटेशन में वी विल डिस्कस कि वो कैसे साइंस नहीं है। ओके, सो आज का क्लास वो होगा और उसके बाद साइंटिफिक मेथड और आपका ये जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म को डिफरेंट फिलोसोफर्स का अलग अलग व्यू था, उसको हम लोग कोर पॉइंट्स, क्योंकि 150 वर्ड्स में आप सबको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए कोर पॉइंट जो उसका फिलोसॉफी का है उसको लेके मार्क करके हम लोग रखेगा एग्जाम फॉर्मेट में, ठीक है, ताकि एग्जाम में लंबा पढ़ने से बेहतर कोर पॉइंट्स याद कर लो। डन। तो सबसे पहले व्हाई सोशोलॉजी कैन बी बिलीव टू बी साइंस, कि हम लोग का कोर सब्जेक्ट का जो टाइटल है वो वही है, सोशोलॉजी एज साइंस, है ना। इसीलिए वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें सबसे पहले है इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी। तो बोथ साइंस एंड सोशोलॉजी दे आर दो सब्जेक्ट जिसमें एक इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी देखने को मिलती है। इंटर सब्जेक्टिव रिलायबिलिटी इसका मतलब है साइंस में हर एक ब्रांचेस अपना ही ब्रांचेस को मतलब दूसरा ब्रांचेस को ओवरलैप करता है और उससे न्यू फॉर्म निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम साइंस के पर्सपेक्टिव से हम बोल रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल है और बायोलॉजी मींस लाइफ, मतलब लाइव लिविंग थिंग्स के बारे में है। फिर भी दोनों को मिला के एक सब्जेक्ट निकलता है, बायोकेमिस्ट्री निकलता है कि नहीं, है ना। दैट मीन्स दे आर इंटर सब्जेक्ट रिलायबिलिटी, एक दूसरा से जुड़ा है, वो लोग का सब डिवीजन एक दूसरा से जुड़ा है। तो ये बायोकेमिस्ट्री फिर क्या होता है, ये बेसिकली स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन लिपिड्स जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है उसके बारे में हम लोग उसके स्ट्रक्चर के साथ वो लोग किस तरह से रिएक्शन फॉर्म करता है, उसमें हम लोग फिर रिएक्शन मतलब केमिस्ट्री को पढ़ता है, इसलिए हम उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। समझ में आया। सो इसीलिए ये बोलता है कि सोसाइटी भी ऐसे है। सोसाइटी में जो क्लास स्ट्रेटिफिकेशंस होता है वो स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर में फैमिली का जो ब्रांचेस होता है, फैमिली का जो स्टेटस होता है, वो भी एक दूसरा से रिलेशनशिप बनाता है और उससे नया रिलेशन निकलता है वो। ठीक है, जैसे कि मदर एंड फादर यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, उससे एक नया रिलेशनशिप निकलता है हस्बैंड का, सॉरी सन डॉटर, फिर सन एंड डॉटर से नया रिलेशनशिप निकलता है ग्रैंड चाइल्ड। यानी कि सब एक ही ब्रांच है, दे आर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर, इसीलिए हम लोग लीनियज को पढ़ता है, हेरिटेज को पढ़ता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी का ज्यादातर ऑब्जेक्टिविटी को लेके ही ज्यादातर मैक्सिमम ऑफ देम दे आर्ग्यू कि सोशोलॉजी कभी साइंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी जो ऐसे चीज है जो कि क्या पे डिपेंड होता है, फैक्ट्स में, फाइंड्स में एंड वैल्यू, डाटास, उसमें डिपेंड करता है। तो देर इज ए ग्रेटर चांस कि ये मैनिपुलेट हो सकता है। लेकिन आपका जो बर्किम है, बर्किम एंड योर वेवर, दे सेड कि अगर कोई ट्रेन करेगा दे कैन ऑब्टेन ऑब्जेक्टिविटी, दैट मीन्स दे आर ट्राइंग टू अलाइन द सब्जेक्ट टुवर्ड्स साइंस ओनली। क्या है, तो समझा है। उसके बाद क्वांटिफाइबिलिटी, यानी कि ये बोलता है स्पेशली बर्किन, बर्किन और वेबर वो दोनों ऐसे बोलता है कि सोशल फिनोमिना जो है उसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देख के हम लोग जो कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का कंसेप्ट उसको हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए बर्कहेम अपना सोशल फैक्ट्स के बारे में वो बताता है। जब हम लोग बर्कहेम के बारे में हम लोग पढ़ेगा देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या होता है, सोशल फैक्ट्स ऑफ एमिलिया बर्किम। सोशल फैक्ट्स, इसका हम सीधा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देख।
सपोज फॉर एग्जांपल स्कूल में यूनिफॉर्म ना, स्कूल में यूनिफॉर्म होना, स्कूल में डिसिप्लिन होना, सॉरी स्कूल में कैरिकुलम होना, स्कूल में कैरिकुलम होना बेसिकली एक बच्चा को रूटीन का कंसेप्ट बताता है, रूटीन का इंपॉर्टेंस, बच्चा को डिसिप्लिन कराता है और पंचुअलिटी कराता कि नहीं? तो ये बर्किन बोलता है सोशल फैक्ट्स, यानी कि ऐसा फैक्ट जो हमसे बाहर में है। और ये सोशल फैक्ट क्या हो सकता है? आपका फीलिंग, एक्टिंग, थिंकिंग, ये 3 चीज़ को बोले। ये सोशल फैक्ट का मतलब है वो 3 चीज़ को मार्क किया है, फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। ही सेड सोशल फैक्ट्स लाइक फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग वो सब हम लोग का बाहर में है, ह्यूमन का बाहर में सोच है। और वो ही लेकिन सबसे पावरफुल फोर्स है जो ह्यूमन को, इंडिविजुअल को एक्ट करने देता है। तो उसको ऑब्जर्व करके किसी के बारे में हम पता कर सकता है, यानी कि हम इजीली एक क्वांटिफाई, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव स्टडी कर सकता है इसे। इतना समझा है? जैसे इसमें एग्जाम्पल में हम आपको बता रहा है एक स्कूल का करिकुलम। स्कूल का करिकुलम जो ऐसे चीज है जो बाहर में है, करिकुलम हम लोग का अंदर नहीं होता है ना, बाहर में ये रूल रूल को रखता है। लेकिन ये एक स्टूडेंट को, यानी कि एक बच्चा को, के एक चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन यही यानी कि स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को ये क्या सिखाता है? सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाता है। ये डिसिप्लिन सिखाने के बाद ये बच्चा को क्या करता है? पंचुअलिटी का कंसेप्ट सिखाता है। ठीक है? उसके अलावा बच्चा को क्या कराता है? ये गुड हैबिट्स कल्चर करने देता है, गुड हैबिट्स। और यही गुड हैबिट से आगे जाके वो गुड, यानी कि ये जो फैक्टर है, सोशल फैक्टर, स्कूल करिकुलम, जो आउटसाइड द फोर्स है ह्यूमन बीइंग का, फिर भी उसका पावर ह्यूमन का कैरेक्टर को चेंज करने में कैपेसिटी रखता है इंडिविजुअल को। दैट इज व्हाट ही सेड। और इसीलिए वे क्वांटिफाइबिलिटी को वो सपोर्ट करता है, ऐसे बोल के। समझ में आया? दूसरा लीगल सिस्टम को देखो, इसमें और एग्जांपल आप लीगल सिस्टम भी लगा सकता है। लीगल सिस्टम नहीं, लॉस। हम लोग का सोसाइटी में लॉस डाला गया है ना? लॉस, ये लॉस जो ऐसा है कि हम लोग को पता है अगर हम किसी को मरा देगा, हमको जेल हो जाएगा, आई विल बी पनिश फॉर दैट। यानी कि ये जो फेयर होता है ना, जो हम लोग का बाहर में है, वो हम लोग को रूल करता है अबाउट राइट और रॉन्ग। इसीलिए हम लोग चोरी नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये गलत है। समझ में आया? उसको बर्केम बोलता है सोशल फैक्ट्स। ही सेज कि ये सोशल फैक्ट बाहर में रहने वाला, जिसको वो 3 नाम देता है, फीलिंग, थिंकिंग और एक्टिंग। ये बहुत कोरेसिव फोर्स ह्यूमन का, इंडिविजुअल का विल को चेंज करता है। समझ में आ गया? ओके। उसके बाद वेबर का आइडियल टाइप। आइडियल का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीनिंग आइडियल, इंग्लिश मतलब क्या है आइडियल का? आइडियल का मतलब, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग हमको बता, आइडियल का मतलब क्या होता है? एनीवन? समटाइम्स ना, सम मीनिंग, उसका वर्ड मीनिंग में ही होता है कुछ चीज का एक्सप्लेनेशन। ठीक है? जैसे, हाँ, आइडियल, मोस्ट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। ठीक है, वेरी गुड। मोस्ट एक्सेप्टेबल मतलब, आइडियल का मतलब होता है कुछ भी चीज का रेफरेंस। ठीक है? बी इन द सिचुएशन, कुछ भी चीज चीज का जिसको आप रेफर करेगा और जिसके रेफरेंस के हिसाब से आप बाकी चीज को मार्क करेगा, दैट इज योर आइडियल टाइप। है ना? तो वेबर ही सेड अबाउट द आइडियल टाइप, जो क्वांटिफाइबिलिटी करता है। ही सेड जब हम गवर्नेंस की बात करता है, गवर्नेंस में जब गवर्नमेंट की बात करता है, तो गवर्नमेंट का बहुत सा गवर्नमेंट है, मोनार्की है, ऑटोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेटिक है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन वो गवर्नमेंट को हम ब्यूरोक्रेसी से मार्क करता है। मतलब वो रेफरेंस पॉइंट, किसी को रेफरेंस में लेके उस हिसाब से हम लोग चेक करना। जैसे अभी हम लोग सोशोलॉजी को साइंस का रेफरेंस लेके हम लोग क्रॉस वेरी करते हैं, यानी कि आइडल टाइप, किसी को एक रेफरेंस में रखना और उस हिसाब से चेक करना। ठीक है? तो ये आइडल टाइप उसके बारे में, और वो बोला है ये एक सोशल फिनोमिना को हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आइडल टाइप हो गया, सोशल फैक्ट्स हो गया। ठीक है? नाउ, थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। सोशोलॉजी जो क्या होता है, हैज मेड थ्योरी, थ्योरी, और वो थ्योरी ज्यादातर सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट में होता है। सोशल कल्चरल
कंटेक्स में, यानी कि सोशोलॉजी में सब ये क्या बोलता है, थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस होता है, एंड दीज थ्योरीज आर बेसिकली सोशियो कल्चर ओरिएंटेटेड थ्योरीज। और इसका सपोर्ट में वो क्या बोला है, बर्केन का थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये सब हम लोग आगे पढ़ेगा, फिलोसोफर्स में ईच फिलोसॉफी का स्टडी है, क्लास को लेके, रिलीजन को लेके, सब कुछ विल स्टडी है, ठीक है। लेकिन बर्केन का जो थ्योरी ऑफ रिलीजन है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। थ्योरी ऑफ रिलीजन, सो थ्योरी ऑफ रिलीजन में वो बर्केन जो थ्योरी बनाए, ही सेड रिलीजन शुरुआत में एक ऐसा मार्क था जो ग्रुप, यानी कि सोसाइटी को ग्रुप में रख सकता है, सॉलिडिटरी, ठीक है। सो ही सेड रिलीजन इनिशियली, अर्लियर फेज में, अर्लियर फेज में रिलीजन जो बेसिकली क्या था, एक मार्क था, यानी कि मार्क ऑफ सॉलिडिटरी। सॉलिडिटरी का मतलब है सोसाइटी को इन ग्रुप में रखना, सोसाइटी को ग्रुप में रख सकना। वो वर्शिप गॉड के लिए नहीं था, दैट वाज हिज कंसेप्ट। और वो बोला है कि मतलब भगवान को प्रे करना, सुपर को बिलीव करना, ये सब बेसिकली रिलीजन का कंसेप्ट नहीं था। रिलीजन को इसलिए फॉर्म किया है कि वो सोसाइटी को इन जूट में रख सके। दैट वाज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलीजन ऑफ द एमेलिया बर्किन। समझ गया। सो वो बोला है थ्योरी जो ज्यादातर सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में ही बनाता है, जैसे साइंस का भी थ्योरी ऐसे ही रिलेटेड है। उसके बाद पर्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। ये जो पर्सन है उसका जो थ्योरी है सोशल सिस्टम में, वो बोला है कि ना ईच पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ईच पार्ट, ईच पर्सन, ईच कैरेक्टर, दे बेसिकली रिप्रेजेंट लाइक द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग बॉडी है, ह्यूमन बींग का हर एक बॉडी पार्ट जैसे सोसाइटी का एवरी स्ट्रक्चर एक दूसरा से रिलेटेड है। यानी कि ही स्टेटेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी interrelated similarly to social structures, ठीक है। जैसे बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरा से इंटर रिलेटेड, जैसे हाथ नहीं होने से तब मुश्किल होगा, तो हाथ पाँव एक दूसरा से सब इंटर रिलेटेड है। वो बोला है कि सोसाइटी भी ऐसे ही है, सोसाइटी का एवरी स्ट्रक्चर भी एक दूसरा से रिलेटेड है और एक दूसरा से कनेक्टेड है। और सपोज तुम अगर एक स्ट्रक्चर को डिस्टोर्ट करेगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बदन में एक छोटा सा ऊन भी निकल जाए, तो वो आपको डिफिकल्टी देता है। सो सिमिलरली सोसाइटी में अगर एक पार्ट में भी चेंजेस आएगा, वो पार्ट सबको, सबका जो स्टेटस है उसको डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। सो उसी को वो सोशल सिस्टम बोलता है, थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। समझ गया, श्योर। सो दीज आर द फोर फैक्टर्स जो बोलता है सोशोलॉजी कैन बी बिलीव टू बी साइंस। लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड द एक्चुअल लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस को समझने के बाद लास्ट में जब भी ये क्वेश्चन आने का चांस है, सोशोलॉजी या साइंस, ये ऑलरेडी आ चुका है, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा लास्ट में आप क्या लिखेगा उसको आप लिख के रखिएगा, ठीक है। आप कभी नहीं बोलेगा सोशोलॉजी साइंस, और कभी आप ऐसे भी नहीं बोलेगा सोशोलॉजी इज नॉट साइंस, ओके। आई होप आप लोग समझ रहे हैं ना। सो नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस, ओके। नेक्स्ट हम लिमिटेशंस को हम लोग देखिएगा। तो लिमिटेशन में सबसे पहले, ओके, सबसे पहले लेट्स सी लिमिटेशन में फर्स्ट थिंग, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबल। सो यानी कि जो नॉन पॉजिटिव फिलोसोफर्स है, जैसे कि आपका थॉमस खन और कार्ल पॉपलर, वो लोग दे वेर ट्रू टू सम फैक्ट, यानी कि टू सम एक्सटेंट दे वेर राइट। दे सेड कि ह्यूमन बीइंग जो है, यानी कि सोशल फैक्ट्स जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और साथ ही साथ वो अनप्रेडिक्टेबल।
आप किसी एक जनरलाइज एक्सपेरिमेंट यानी कि सपोज ज्यादातर वेबर और बर्किन लोग अपना ही यूरोपियन सोसाइटी का एग्जांपल, वो भी यूरोपियन पूरा यूरोप को घुमा नहीं है वो लोग, ना पर्टिकुलर वो लोग के सामने में जो क्लास था उसको वो स्टडी किया है और उसके बाद वो लोग देखा है, उस हिसाब से एजम्पशन बनाया है। सम एक्सटेंट वो सही है, लेकिन वो लोग का जो एजम्पशन यूरोपियन में बनाया है उसको तुम इंडिया में लागू होगा हम नहीं बोल सकता है। और इंडिया में जो सिस्टम है उसको फिर आप इंडिया का ही दूसरा पार्ट, एवरी इंडिया में बहुत कल्चर आपको दिखाई देगा, डाइवर्स मल्टी कल्चर, तो हर एक कल्चर में वो पार्ट लागू होगा कि नहीं उसको हम नहीं। दैट मीन्स ही सेड अनप्रेडिक्टिव कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड अनप्रेडिक्टिबिलिटी, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकेगा आप सोशल पैक को। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है बट स्टिल आवर थॉट्स एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग वो सब डिफरेंट, ठीक है। कि एक ही फैमिली में रह के भी हम लोग, आप हम किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो ये करेगा ना, सो पॉसिबल ही नहीं है बोला। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, समझ में आया। उसके बाद सेकंड, लैक ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। सेकंड इज लैक ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। जब तुम उसको टेस्ट नहीं कर सकता है इन सॉरी इन विट्रो, यानी कि सॉरी इन विवो, जब आप उसको इन विवो में टेस्ट नहीं कर सकता है तो उसका टेस्ट रिजल्ट को आप नहीं बता सके, ठीक है। यानी कि लेबोरेटरी मींस लैब में कंटेन करके आप उसका रिजल्ट को नहीं मिलेगा, तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सके, इट्स नॉट इजी, नहीं होगा, क्या है। इसीलिए इसमें हम एक एग्जांपल यूज कर सकता है, ह्यूमन सेंसेक्स। आपको पता है कि सेंसेक्स हमेशा क्यों एवरी 10 ईयर्स में आता है, हर साल क्यों सेंसेक्स हम लोग नहीं कर सकते हैं। हर साल या तो चलो हर 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में भी हम लोग कर सकते हैं। 10 ईयर्स, 1 डेकेड को ही हम लोग क्यों लेते हैं, 10 ईयर्स के बाद एक सेंसेक्स होता है, अब मालूम है ना। लास्ट सेंसस हम लोग का 2011 में हुआ है, उसके बाद 2022 में होना था, जो बहुत इश्यू हुआ है, इसीलिए रिसेंटली फिर से सेंसेक्स रखने का, फिर से एक सेंसेक्स के लिए फंड को रिलीज किया है गवर्नमेंट। सेंसेक्स करने के लिए बहुत करोड़ सौ रुपया जरूरी होता है, उसको लेबोरेटरी में कंटेन नहीं, लेबोरेटरी में बैठ के हम आइडिया लगा के सेंसेक्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मनी रिक्वायर्ड होता है, मैन पावर रिक्वायर्ड होता है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। प्रॉपर डाटा को रखने का इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत लॉन्ग टर्म और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस माना जाता है। और ये सेंसेक्स में ईच इंडिविजुअल को देखने के लिए भी जो क्राइटेरिया चाहिए, जैसे ट्राइबल को समझने के लिए ट्राइबल पीपल से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता। एक बाहर का आदमी आके हम लोग के बारे में वो नहीं जानेगा, वो जो जानेगा वो जस्ट आउट होगा, वो अंदर को वो नहीं जानेगा। तो इसीलिए इसमें ट्रेन जो ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए ऐसा चीज़ को हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए सोशियोलॉजी कभी साइंस हो ही नहीं सकता, दैट इज़ द लिमिटेशन, ठीक है। और दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी इश्यू। सो आपका जो वेबर और बर्किन देश है कि आदमी को हम ट्रेन करने के बाद हम जो ऑब्जेक्टिविटी ले सकते हैं, बोला कि नहीं अभी थोड़ा पहले ना। ऑब्जेक्टिविटी में वो बोला आदमी को ट्रेन करके हम ऑब्जेक्टिविटी अश्यू कर सकता है, लेकिन ये जो नॉन पॉजिटिव्स है, यानी कि जैसे कि आपका पॉपुलर लुक हो, दे सेड कि ऑब्जेक्टिविटी इश्यू जो हमेशा रहेगा, आप आदमी को जितना भी ट्रेन करो, ह्यूमन बीइंग यानी कि ह्यूमन ह्यूमन में एक प्रिजुडाइज कॉन्शियस तो होता ही है, ठीक है। एक प्रिजुडाइज का कंसेप्ट ह्यूमन में ऑलरेडी है, और इसके चलते आपका जो डाटास होगा वो हमेशा बायस हो सकता है, ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम बायस होगा, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ फॉल्टी होगा ही होगा, ठीक है। इसके लिए हम आपको केमिस्ट्री का एक एग्जांपल बताएगा, ठीक है। और ये एग्जांपल अगर आप लोग जो 12 साइंस ले वो मालूम होगा, और नहीं होने से भी आप लोग मालूम होगा क्योंकि क्लास 10 में भी है। जब केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल टेस्टिंग करते हैं, है ना, केमिकल टेस्टिंग उसको हम लोग सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस में एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलने से हम लोग का प्रोफेसर लोग हम लोग को बोलता था दैट्स ए ह्यूमन, उसको मान के चलेगा ये ह्यूमन एरर है, और बीच का रेफरेंस पॉइंट में हम रख देंगे। यानी कि ह्यूमन का एरर दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी का इश्यू हमेशा आता है, ठीक है। और दूसरा फिजिक्स का भी एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ में हम लोग मीटर गॉज को हम लोग मेजर करता है, ये गॉज को, उसमें भी ऐसे होता है कि हमेशा हम लोग कुछ पॉइंट्स में हम लोग ह्यूमन एरर बोल के हम लोग मार्क करके, तो वो ये बताता है कि ह्यूमन एरर हमेशा
बायस होगा और उससे कभी भी ऑब्जेक्टिविटी यानी कि एक्चुअल फैक्ट्स और डाटा कभी ऑब्टेन नहीं हो। व्हाट इज द लिमिट? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्मोलॉजीज। Okay. Next is your terminologies and measurement issues. जैसे साइंस में पर्टिकुलर मेजरमेंट कर सकते हैं हम, ना किलोमीटर, ना लीटर, ना। सोशोलॉजी में आप ये मेजरमेंट कभी हम कर ही नहीं सकते। सोशोलॉजी बेसिकली लैक्स दिस यूनिवर्सल एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी एंड मेजरमेंट यूनिट। सोशोलॉजी नहीं सकेगा इसको मेजर करने के लिए एग्जैक्ट जैसे साइंस करते हैं, तो ऑब्वियस है। उसके बाद दूसरा इंटरप्रिटेटिव एस्पेक्ट। सो इंटरप्रिटेटिव एस्पेक्ट जो है, इसको जो आउटलाइन किया है, ये कंसेप्ट को जो आउटलाइन किया है, इसको हम बुलाता है सिनिका लर्निंग। ये भी एक फिलोसोफर है, सिनिका लर्निंग, लर्निंग स्पेलिंग लर्निंग, सिनिका लर्निंग। सी वाज द फिलोसोफर जो इसको आउटलाइन किया है, नोन एज इंटर इंटरप्रिटेटिव एस्पेक्ट्स। ये बोला है कि ना ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिबिटी को, ह्यूमन कॉम्प्लेक्स को हम एक सब्जेक्टिव या तो एक ऑब्जेक्टिव वे से हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, कैन नॉट नॉट एक्सप्लेन। ठीक है। और जब हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो कभी भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता नहीं, कि साइंटिफिक मेथड जो चीज को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। सो दिस इज व्हाट शी सेड एंड शी इज ट्रू ना। हम लोग एक किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले खासी ट्राइब को आप देखो, ठीक है? खासी, गारो और जैंटिया, ये ट्राइब जो ना, और साथ ही साथ साउथ इंडियन का पर्टिकुलर ट्राइब्स होता है। ये ट्राइब्स में ज्यादातर मेट्रिकल सोसाइटी है ये लोग। मेट्रिकल सोसाइटी मीन्स वहां में मदर का रोल होता है, मदर्स ब्रदर उसका रोल होता है, मदर और मदर का ब्रदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये चीज आपका जो मेघालय में देखने को मिला है, एंड साउथ में पर्टिकुलर केरला का जगह में देखने को मिला है, अंडमान और निकोबार में देखने को मिला है। नाउ ये सोसाइटी से आप बाकी सब सोसाइटी को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, और बाकी सोसाइटी जो पेट्रियाकल है उससे फिर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एंड हैव यू एवर रेड द बुक सोनम? कभी सुना है सोनम? आप लोग कोई बुक पढ़ता है मोबाइल को छोड़ के? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग भी, स्टूडेंट लोग। सोनम, सोनम जो स्टोरी है, अगर पॉसिबल होने से ये लोग अमेजोन में मिलता है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब वो बेसिकली ना जो चीज़ हम लोग नहीं जानते, देखो अरुणाचल को भी आपको पता नहीं, अरुणाचल का ऐसे पर्टिकुलर ट्राइब है जहाँ में एक औरत 3-4 पति रख सकते हैं, भाई भैया को भी रख सकते हैं। मालूम है? नहीं मालूम? देखो अब अभी कैसे क्लासिफाई करेगा सोसाइटी को? दैट इज व्हाट शी सेड। ओके, आप क्लासिफाई नहीं कर सकते। ओके, नहीं पढ़ा है तो लिसन अबाउट द स्टोरी सोनम। सोनम को आपका यासी दोरजी जो है, हम अरुणाचल का ही ऑटर है, वो इसको लिखा है, और ये स्टोरी के लिए उसको साहित्य अकेदमी और हिस्ट्री मिला है। ओके, तो ये जो ऑटर है यहाँ में ये ना, ये पोलीगाइनी के बारे में बताता है। पोलीगाइनी मीन्स एक औरत जो बाई भैया को हस्बैंड एंड वाइफ रखता है। एंड आप देखिएगा ये जो कल्चर है ये गालों में भी है। गालों में भी जो पुराना गालों का जो नियम हिसाब से, जो एल्डर ब्रदर का जो वाइफ होता है, वो हस्बैंड नहीं, लेकिन वो अपना जो छोटा भाई है वो लोग के साथ वो बेच सकता है, हस्बैंड का ब्रदर लोग के साथ, और वो लोग से वो ऑफस्प्रिंग भी वो देता है। ऐसा होने से फैमिली और जुट होता है, देरी से बिलीव। आई डू मैम, आई थिंक हैविन रेड द बुक। ओके, हैविन रेड, लिख के देखो, पढ़ के देखो कभी कभी। सो वो बुक जो बेसिकली ना पोली गायनी के बताता है। तो देखो अरुणाचल का वो जो ट्राइब है, मेम्बा और कंबा ट्राइब के बारे में बता, ये उसका कहानी है।
जहाँ में एक औरत है सोनम, और उसका जो इश्यूज, उसका जो इमोशनल, फाइनेंशियल और जो हस्बैंड दोनों को लेके दोनों ब्रदर्स होता है, उससे जो इश्यू है उसके बारे में, सोसाइटी क्या, किस टाइप का सोसाइटी है, पोलीगाइनी सोसाइटी, उसके बारे में है। और सिमिलरली ऐसे ही मतलब बिलीफ हम लोग का गालो कम्युनिटीज में भी हो। आजकल जनरली नहीं मानते, लेकिन ज़माना में गालों में जनरली आपका जो वाइफ होता है, वो जो क्या कर सकता है, वो अपना हस्बैंड का जो ब्रदर्स है उसका साथ वो मतलब रिलेशनशिप रख सकता है, और उसको वो लोग ये मानता था, ओके मानता था। सो ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये बहुत डिफरेंट, आप लोग पहली बार सुना है बोल रहे हैं। तो उससे हम लोग दूसरा सोसाइटी को जज नहीं कर सकता है, और हम लोग का ये कैरेक्टर को दूसरा फिर सोसाइटी हम लोग को जज नहीं कर सकता, दैट इज अवर बिलीफ। ये पोलीगाइनी का जो कल्चर है वो हम लोग का बिलीफ है। सो इसीलिए मेरा ये एग्जाम्पल यूज करने का कंसेप्ट ये है कि इंटरप्रिटेटिव जो एस्पेक्ट्स है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उससे हम लोग साइंटिफिक मेथड से हम लोग इसको कभी पढ़ने नहीं सकेंगे। दैट इज द कंक्लूजन। ओके, लेकिन ये कंक्लूजन में हम चाहता है कि आप कभी भी आंसर में मत लिखो कि ये सोशोलॉजी नहीं है, ये साइंस नहीं। आई वांट यू टू राइट लाइक दिस कि जब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और जब भी आपको कंक्लूजन करना है, ठीक है, आप लिख सकता है। Aspects of social science do overlap and at times complement science in general, but in discipline, both are in diverse pathway of study. यानी कि वो लोग डिसिप्लिन में कभी एक दूसरा को नहीं मिलता है। पोलीगाइनी, सेकेंड वाला पोलीगेमी, गेमी तो एक आदमी शादी कर सकता है। पोलीगाइनी में जब एक औरत जो शादी करता है उसको बोलते हैं गाइनी। गाइनी। ओके, सो वो दोनों जब भी आप इसको मतलब क्लोज करेगा, यू हैव टू रिमेम्बर, हैव टू रिमेम्बर कि आपको जैसे भी ऐसे लिखना है कि वो दोनों एक दूसरा को ओवरलैप तो करता है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना। दे डू ओवरलैप, ओवरलैप तो करता है, लेकिन फिर भी वो लोग एक दूसरा से बहुत अलग है। ठीक है, तो वो मानना होगा। हाँ, तब भी डिफरेंट है। नेट को बंद करना पड़ेगा इस समय में, पीपल कॉल करते हैं सब। ओके, तो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड, समझ गया इसको। सो नाउ लेट्स सी साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड मतलब ऐसे मेथड जहां में हम लोग सोशोलॉजी को पढ़ने का कोशिश किया। ठीक है, और उसके बाद वी विल सी अबाउट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का क्रिटिक्स के बारे में, ऑगस्ट का प्रोटिसिज्म, ऑगस्ट कॉमेट का पॉजिटिविज्म क्या है उसको हम लोग, उसके बाद जॉन लॉक का देखेगा, कार्ल मैक्स का देखेगा, ठीक है, और सबका देखेगा जितना पॉसिबल है। और उसमें से एग्जाम में एटलीस्ट 4 आदमी का आपको पॉइंट्स लिखना है पॉजिटिव के बारे में। 4 आदमी, या दो नहीं, दो बहुत कम हो जाता है, 150 में दो जो जाता है। 4 आदमी का कोर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव है, उसको आप देखिए। तो पॉजिटिव को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव किस तरह से साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक मेथड। तो ये साइंटिफिक मेथड को पढ़ने के लिए आई एम गोइंग टू यूज लॉ मेंडल। मेंडल को, मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको हम
और मेंडल का जो लॉ होता है, लॉ ऑफ मेंडल, ये लॉ ऑफ मेंडल, इसको आप साइंस मत सोचो, ये जनरलाइज साइंस है। इसीलिए जीएस पेपर 3 में इसको पूछा जाता है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा साइंस एंड टेक्निक, समझ गया। जीएस पेपर 3 में ये ऑलरेडी यूपीएससी में भी पूछ चुका है और एपीपीएससी तो पूछेगा अभी, तब अभी का जो नया सिलेबस के हिसाब से। सो इसलिए जीएस पेपर 3 के लिए भी आप याद करो। पेपर 3 में ये पूछता है। जेनेटिक्स तो बहुत कंसेप्ट, मतलब डायरेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यूपीएससी भी पूछता है और यूपीएससी का पैटर्न हम फॉलो करता है, दैट मीन्स वी विल आल्सो आस्क, है ना, एपीपीएससी भी पूछेगा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है मेथड, इसको समझने के लिए हम मेंडल का लॉ को हम शुरू कर रहे हैं। मेंडल का लॉ यानी कि लॉ ऑफ मेंडल, मतलब जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में। वो सबसे आसान है पढ़ने के लिए कि ये चीज़ हम लोग से जुड़ा है और खुद का जो एग्जाम्पल पढ़ना सबसे आसान आसान होता है, इसीलिए हम यही एग्जाम्पल। तो सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में क्या क्या होता है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिसर्च। पहला आइडेंटिफाई करना, चीज़ को होगा आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो यहाँ में हम लिख रहा है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हो सकने से आप ऐसे पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। यहाँ में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पहला, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट रिव्यू, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा, चेकिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, डेवलप जनरल रोल्स एंड प्रेजेंट द डाटा। तो इसको मेंडल कैसे किया है? सबसे पहले मेंडल जो ना ये ऐसे प्रीस्ट जैसे काम करता था, ठीक है। प्रीस्ट जैसे वो काम करता था मेंडल, ग्रिगोर जॉर्ज मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तो मेंडल जो अपना घर का आजू बाजू में ही सो कि पी प्लांट, उसके घर का जो आजू बाजू है उसमें वो ना पी प्लांट को दिखाई दिया, ठीक है। तो पी प्लांट को देख के, इसका ना जो हम आपको जो बता रहा है कहानी, ये क्लास 10 में भी है, 10 का बुक में है। तो पी प्लांट में देखा है और उसका बगान में जितना भी पी प्लांट है सब जो दो कलर होता है, दो कलर, टू कलर, सबका दो दो कलर, मतलब पी प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर का दो कलर था, एक जो वाइट था और दूसरा येलो था, ठीक है। सबसे पहले पी प्लांट्स को वो देखा है, एक जो सफेद और एक जो येलो कलर, और वो उसको देख के वो समझ गया ये दो कलर ही है पी प्लांट का। लेकिन अचानक से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन द रिसर्च, मतलब वो देखा है कि ना ऐसा पी प्लांट निकला है जो पिंक कलर है, पिंक कलर राइस, यानी कि पिंक कलर बर्ड। पिंक कलर वाला फूल जब निकला ही, वो फिर सोचा है कि ये फूल कैसे निकला है, कि मेरा पास तो वाइट है और येलो है, पिंक का निकलने का जगह ही नहीं है। तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई किया है कि ये क्या है, ये ऐसा क्या चीज़ है जिसको हम रिसर्च करना है। उसके बाद वो क्या है, अपना जो लिटरेचर है उसमें वो उसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया है और उसको अपना लिटरेचर में लिखा है, और लिख के वो वहाँ से एजम्पशन बनाया, शायद एक दूसरा से क्रॉस ब्रीडिंग हुआ, ठीक है, वो हाइपोथेसिस बनाए। उसके बाद वो क्या किया है, वो डाटा कलेक्शन स्टार्ट किया है। वो अपना ही बगान में आपका जो व्हाइट येलो को वो क्रॉस वेरीफाई किया है, फिर येलो और आपका जो पिंक है, ये सॉरी, हाँ, येलो और पिंक कलर जो निकले उसको फिर क्रॉस वेरीफाई किया है, व्हाइट और पिंक को फिर क्रॉस वेरीफाई किया है। लास्ट में ही अंडरस्टूड बगान में ऑन ए जनरल येलो सबसे ज्यादा था, येलो फ्लावर, उसके बाद व्हाइट और एक एक दो दो सिर्फ पिंक। सो उससे वो समझ गया कि देयर आर सर्टन कैरेक्टर्स इन अस जो डोरमेंट है, ठीक है? ऐसे कैरेक्टर्स जो हम लोग में नॉट डोरमेंट, सॉरी, जो हम लोग में डोमिनेंट है, और वो ज्यादातर डोमिनेंट वाला जो जो रेसेसिव है उसको सप्रेस करता है, समझ में आया। और वो बोला कि ना सप्रेस होते होते ये सप्रेशन भी एक ऐसे स्टेज आएगा जहां में वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, दैट मीन्स वो जीन के बारे में समझने लगा, समझ में आया। और तब वो बोला कि रेसेसिव फॉर्मेट में भी ये दोनों जब ना वाइट ना येलो, जब वो दोनों एक दूसरा को सप्रेस नहीं कर सक रहे, यानी कि जब दोनों पावरफुल हो जाएगा और दोनों बराबर का हो जाएगा, तब जाके दोनों मिल के नया कलर देता है, वो इन दैट इज योर पिंक कलर, समझ गया। तो उसके दाता के हिसाब से वो ये समझ गया ये होता है। नहीं, समटाइम्स क्रॉस वेरिफिकेशन में, क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्शन का केसेस में कभी कभी ऐसे होता है कि ना पिताजी कंप्लीट एक्सप्रेस होता है ना माँ कंप्लीटली एक्सप्रेस होता है,
तो इन बिटवीन में दोनों मिल के साथ में एक्सप्रेस होने से न्यू कैरेक्टर फिर ये उसको बोल रहा है। मतलब ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है। तो ऐसे होके आपका पिंक कलर निकल गया, तो वो डाटा को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को वो फिर क्रॉस वेरीफाई मल्टीपल टाइम्स किया है बोला कि मटर प्लांट लोग ऐसे है कि वो लोग का जो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो कम है, हाँ, इसलिए वो उसको मल्टीपल टाइम वो उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को चेक किया। उसके बाद वो क्या किया है, अपना हाइपोथेसिस बनाया। वो बनाया है हाइपोथेसिस, और वो हाइपोथेसिस का नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और वो हाइपोथेसिस को वो मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस बोला। मोनोहाइब्रिड में वो क्या करता था, सिर्फ कलर को लेता था, है ना। डाइहाइब्रिड में वो क्या करता है, कलर के साथ सीड का स्ट्रक्चर को भी वो देख, सीड कैसे होता है, सीड मतलब मटर जो कैसे निकलता है। किसी किसी में मटर जो राउंड निकलता है, किसी किसी में मटर जो रिंकल निकलता है, तो वो उसको चेक करने के लिए कोशिश। तो जब वो दो कैरेक्टर लेता है डाइहाइब्रिड, सिंगल कैरेक्टर लेता है मतलब मोनोहाइब्रिड। रहा है, हाँ। तो ऐसे करके वो अपना हाइपोथेसिस को डाला है। उसके बाद वो जनरल लॉ बनाया, वो समझ गया कि जीन का एक्सप्रेशन क्या है, और उसके बाद वो जो लॉ को समझ के थ्योरी बनाया है, और उसको वो डाटा रिप्रेजेंट किया है। तो नेशनल साइंस का कॉन्फ्रेंस में जब वो अपना डाटा को डाला है, इस डाटा वाज रिजेक्टेड, कि तब द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक नहीं, आदमी जेनेटिक का कंसेप्ट को नहीं समझा था, और इसलिए उसका जो वर्क है, इतना साल का वर्क वो रिजेक्ट हो गया। देन दिस हार्डनली वो बहुत डिप्रेस हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, और उसी से वो मर गया। लेकिन आफ्टर हिज डेकेड, यानी कि आफ्टर ए सेंचुरी ओल्ड, उसके फाइंडिंग्स को साइंस में, ठीक है, साइंस में उसका फाइंडिंग को फिर से दोबारा, उसका जो लिख के वो छोड़ के गया है, उसको दोबारा वो लोग एनालाइज किया, एंड दे अंडरस्टूड व्हाट ही डिड एनी टाइम, बहुत समय पहले वो जो काम किया वो सही था, वो ट्रू था। इसीलिए वो मरने के बाद भी उसका ऑनर में उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या है, सो दिस इज व्हाट साइंटिफिक मेथड इज अबाउट। आपको हर चीज पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर रिव्यू करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ये क्या हो सकता है, और तब उसको टेस्ट करना है। टेस्ट करके उसका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को फिर वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस के साथ दोबारा फैक्ट्स को चेक करना है, तब जाके लॉ और थ्योरी बनाना है, और उसको मेंडल का लॉ समझे, मेंडल का लॉ साइंस एंड टेक में, इसको आप लोग दोबारा पढ़ेगा जीएस पेपर 3। ठीक है, तब जब पढ़ेगा इसको प्रॉपरली समझ जाओ, एंड यू कैन यूज दिस एग्जांपल हियर। लेकिन आप उसमें ये प्लान वो प्लान से क्रॉस किया नहीं, जैसे लॉ ऑफ मेंडल में इस तरह से हम लोग जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस स्टैब्लिश किया। एग्जांपल में अब इतना लिख सकते हैं, क्या लिख रहा है ना, एग्जांपल में। Establishment of law of genetics of Mendel of monohybrid and dihybrid cross of pea plant. ठीक है, सो ये साइंटिफिक मेथड में भी जब आप क्रिटिसिज्म डालेगा, क्रिटिसिज्म ऑफ द थॉमस कुन तो आप डालना ही है ना, कि वो बोल रहा है कि सोशोलॉजी साइंटिफिक मेथड नहीं है। उसके अलावा आपका जो कार्ल पॉपुलर है उसका क्रिटिसिज्म भी डालना ही है आपको। ठीक है, उसके अलावा और दो आदमी है, उसका क्रिटिसिज्म भी डाल लो। थियोडर अडोर्नो, थियोडर अडोर्नो बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ सोशोलॉजी इसको क्रिटिसाइज करता है। दैट मीन्स पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट है उसको वो क्रिटिसाइज करता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम साइंस को वो कैसे देखता है,
साइंस को वो स्टडी ऑफ नेचर और वो कैटेगराइज किया है। वो बोलता है 17 टू 18 सेंचुरी में ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन साइंस जो बेसिकली नेचर को पढ़ने का कोशिश किया है, ये उसका फर्स्ट एजम्पशन है। उसके बाद वो बोलता है कि साइंस जो 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टैब्लिश होने की वजह से नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए स्टार्ट करता है, यानी कि रिसोर्स ये सब कॉलोनाइजेशन का जो फेज है वो स्टार्ट होता है। 20th सेंचुरी में वो बोलता है कि साइंस जो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में चला गया। उसके बाद 21st सेंचुरी में वो बोला है कि साइंस बेसिकली साइंस नहीं है अभी, वो मोनोपोलाइज हो चुका है। इसलिए साइंस अभी मोनोपोलाइज हो चुका है। सो इसीलिए वो बोला है साइंस को सेलिब्रेट करने जरूरी नहीं है और सोशोलॉजी को साइंस में डालना जरूरी नहीं है। वो एक्चुअली साइंस को अभी एक मोनोपोलाइज यानी कि पैसा का फॉर्मेट में वो देख रहा है। साइंस अभी ऐसा हो गया, साइंस में वो मतलब ह्यूमैनिटी का जो कंसेप्ट है वो नहीं है। साइंस हैज बिकम कंप्लीटली ह्यूमनली एंड मटेरियलिस्टिक, ये याद रखो। सो उसको आपका थियोडोर अडोर्नो वो ऐसा क्लासिफाई किया है। तो ये भी आपका साइंटिफिक मेथड का क्रिटिक्स में आता है, तो आपको इसको मेंशन करना है। ठीक है। और दूसरा क्रिटिक्स, अगर आप याद कर सकता है एटलीस्ट दो तीन तो लिखो। अगर आप याद कर सकता है तो चारू लिखो। अगर नहीं सकता है तो मिनिमम 3 तो लिखना पड़ेगा। सो दूसरा जो है वो है आपका पोल। पोल फेयराबेंट। पोल फेयराबेंट को क्यों हम एग्जाम्पल में यूज करो बोलता है, क्योंकि ही यूजेस दिस कंसेप्ट एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म। आप सीधा ये वर्ड भी लिख सकता है ना क्रिटिक्स के फॉर्म में। आप पोल फेयर फेयरा बैंड के बाद उसमें उसका जो कंसेप्ट है एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म आप लिख सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, इसका डेफिनेशन आप एक्सप्लेन नहीं करेगा एग्जाम में, मालूम है ना। जब आप टर्म डाल दिया मीन्स हो जाएगा, वो लोग समझ जाएगा। आपको उसको डिटेल में फिर जैसे हम लोग डिग्री में करता था वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। सो एपिस्टेमोलॉजी एनार्किज्म का मतलब है जो ये बोलता है कि ना कोई भी ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है जो समय में था और अभी तक है। जो लॉ होता है उसको साइंस जो ब्रेक करके न्यू लॉ बनाता है। और सोशोलॉजी ऐसे नहीं है, सोशोलॉजी का लॉ जो पहले था वो अभी भी, सोशोलॉजी कंसिस्टेंट है। तो पढ़ा है ना इसको, सोशोलॉजी कंसिस्टेंट है सिंस टाइम से। वो जैसे है, जैसे कास्ट सिस्टम को लेके रखा है, वैदिक टाइम से कास्ट सिस्टम जैसे है अभी भी वैसे है। सो वो बोलता है कि ना साइंस जो होता है वो बेसिकली एनार्किज्म, मतलब जो चीज है उसको ब्रेक करके, यूनिवर्सल लॉ को ब्रेक करके न्यू लॉज बनाता है साइंस के। तो इसमें ये क्या क्या है, इसमें बेस्ट एग्जांपल आप किसको लेगा, गैलीलियो के। गैलीलियो क्या किया है, वो रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक को तोड़ा है। गैलीलियो ब्रोक द रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक को तोड़ के वो क्या फाइंड आउट किया है, हाँ, सो ग्रेविटी को वो, और यही लॉस ऑफ ग्रेविटी को आगे जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन उसका कंसेप्ट को वो, ठीक है। गैलीलियो गैलीलियो गैलीली ग्रेविटी के बारे में वो बताता है, और ग्रेविटी को प्रूव करता है आपका आइजैक न्यूटन, जब उसके ऊपर में एप्पल गिरता है। शुरुआत में लॉस ऑफ ग्रेविटी को आपका गैलीलियो बताता है। एंड एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का जो कंसेप्ट होता है उसको गैलीलियो गैलीली बोलता है ना। गैलीलियो गैलीली वो बनाया है, इसीलिए गैलीलियो गैलीली के नाम में गैलीलियन टेलीस्कोप भी है। और आपको पता है जुपिटर का 64 जो मून्स होता है उसको हम गैलीलियन मून्स, ये मतलब गैलीलियो ये पूछा जाता है एग्जाम लुक में, आपको पढ़ना है। ये जो स्टार्स और ये जो गैलेक्सी होता है ना, प्लेनेट के बारे में, प्लेनेट का मून सबके, यानी कि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ये सब के बारे में जो जोडिक्स को हम लोग बिलीव करके अपना लाइफ को चलाता है, वो जोडिक्स के बारे में गैलीलियो गैलीली जो पहला कंसेप्ट वो दी। और ग्रेविटी के बारे में भी कोर वैल्यू गैलीलियो गैलीली से ही निकलता है।
ठीक है। तो इसीलिए ये जो जुपिटर का जो मून लुक है ना, वो मून को हम लोग गैलीलियन मून बोलते हैं। ठीक है। और ये 64 रजिस्टर्ड मून है जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज करता है। जुपिटर में सबसे हाईएस्ट है ना, तो जुपिटर सैटर्न में सबसे हाईएस्ट है। फिर भी जुपिटर का जो मून है उसका नाम गैलीलियन मून बोलते हैं। नंबर दर्द हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मेजर थियोरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी कि पॉजिटिविज्म का मेथोडोलॉजी को हम लोग चेक करेगा। पॉजिटिविज्म जो बोलता है कि ना सोशोलॉजी और साइंस जो ना रिसर्च मेथोडोलॉजी से हम लोग इजीली हर चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो बोला है कि ऐसे पॉसिबल है ही नहीं कि साइंस जो नेचर के बारे में नेचर नॉट ह्यूमन बींग के बारे में वो नहीं पढ़ता है। वो सिर्फ नेचर के बारे में साइंस पढ़ता है और ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ता है जो ह्यूमन बींग को एसेस कर सके, है ना। जैसे कि आप देखो साइंटिफिक डिस्कवरी में पेन, व्हीकल, ये सब इन्वेंशंस लोग ह्यूमन का लाइफ को आसान कराने के लिए लेकिन वो कैसे सोशोलॉजी होगा? उसका जो इन्वेंशन है, साइंस का इन्वेंशन, वो कैसे सोशोलॉजी से हम को क्लोज करेगा बोल रहे हैं? पॉसिबल नहीं है बोल रहे हैं। ही सेड कि साइंस जो है वो सिर्फ नेचर को पढ़ने के लिए है। दूसरा, जैसे जैसे साइंस बढ़ा है, जैसे जैसे इन्वेंशन रिवोल्यूशनरी साइंस आया है, वो नेचर को एक्सप्लॉइट करने लगा है बोला। मतलब आप साइंस का सामान से ड्रिलिंग रूलिंग करने लगा है, आप रिसोर्सेस निकालने लगा है, घास फूस काट के अब रास्ता बनाने लगा है। यानी कि ह्यूमन का बेनिफिट के लिए जो कर रहा है उसको हम कैसे ह्यूमन मान सकता है ना। वो तो बेनिफिट वाला चीज है, दे आर टोटली डिफरेंट। उसके बाद वो बोला कि साइंस धीरे धीरे ह्यूमन से, नेचर से वो एक्सप्लॉइट हो गया, एक्सप्लॉइटिव से वो डिस्ट्रक्टिव हो गया और बाद में जाके वो मोनोपोलाइज हो गया। इस बात ही से और वो अभी बोलता है कि ना साइंस अभी ऐसा चीज है जिसको आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। जैसे सोशोलॉजी को हम लोग सेलिब्रेट करता है कि वो ह्यूमन कंसेप्ट को समझता है, और हम लोग फिलोसोफर्स लोग क्या आगे हो सकता है उसको हम लोग एजम्पशन बना सकता है। साइंस में ये पॉसिबल नहीं है, अभी साइंस का पास वो फ्रीडम है ही नहीं। वो तो इसीलिए वो बोलता है कि साइंस और सोशोलॉजी को मिलाना गलत है, बोलता है कि वो पर्सपेक्टिव से बोल रहा है। नाउ लेट्स सी theoretical aspects. सो थियोरिटिकल जो स्ट्रेंथ्स होता है ये बेसिकली 4 पॉइंट्स को लेके किया जाता है। ठीक है, मेजर यानी कि थ्योरी जो बनाता है वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन से किया जाता है थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का कंसेप्ट ही वही है, हम लोग पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट चेक करेगा, फिर हम जनरलाइज एजम्पशन आंसर लेगा और उसको बाद में फिर से रीवेरीफाई करने के लिए हम दोबारा भेजेगा। ये है आपका थ्योरिटिकल का स्टेप। ठीक है, इतना समझा है। नाउ यही स्टैंड पे हम लोग पॉजिटिविज्म को स्टार्ट करें, कि पॉजिटिविज्म खुद को साइंस मान रहा है, तो हम लोग जब पढ़ेगा हम उसको साइंस का वे में ही देखेगा। तो साइंस का वे में देखना मतलब वो भी ऑब्जर्वेशन देखेगा, फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा एंड नेचुरलिज्म पे डिपेंड। समझा है? ठीक है। सो अभी हम लोग स्टार्ट करेगा जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ रहे हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर से ऑलरेडी हम लोग बिट्स एंड पीसेस अबाउट द पॉजिटिविज्म के बारे में हम लोग देख। तो पॉजिटिविज्म का बेसिक कंसेप्ट को जो लेके आया है वो है आपका ऑगस्ट कॉमेट। इतना समझा है? सो आज जैसे भी हम इसको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ओके कल जो नॉन मेथड है, नॉन मेथड में 3 मेथड है और साइंटिस्ट लोग का व्यू से उसको खत्म, क्योंकि जो फिलोसोफर्स है आई थिंक वो तो बहुत, लेकिन फिलोसोफर्स आप जितना डाउट होगा यू विल आस्क मी, हम देखने में बहुत डरा बना होता है लेकिन अच्छा है। ठीक है, ऑनलाइन वाला स्टूडेंट को भी हम बोल रहे हैं, आप बार बार पूछो थ्योरी नहीं समझने से, कि वही थ्योरी से आपका पूरा सोशोलॉजी का पेपर को आप लिख सकते हैं पूरा। अगर ये थ्योरी समझ गया, पेपर 1 और 2 को इजी से आप लिख सकेंगे। सो पॉजिटिविज्म को हम लोग देखता है। ये पॉजिटिविज्म जो है, इसका जो वर्ड है ना, ये एक फ्रेंच का वर्ड है पॉजिटिव, फ्रेंच वर्ड, मतलब पॉजिटिव मी, और इसका मतलब है पॉजिटिव, उससे उसको ड्राइव किया बोलता है। इसका मतलब है माइंड में जो फैक्ट्स होता है एक्सपीरियंस से आने वाला, उसको बोलता है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म का मतलब
फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन से जो एक्सपीरियंस के साथ आता है, यानी कि साइंटिफिक मेथड से जो आता है, उसी को वो पॉजिटिविज्म बोलते हैं। समझा है? ठीक है। तो पॉजिटिविज्म को पढ़ने के लिए ये उसका लिखा है, ये कॉमेट का राइटिंग है। अगर तुम बाहर करके इसको लिख सकता है, बहुत अच्छा। ठीक है। He said, he argued that much as the physical world operates according to the gravity, है ना, and other absolute law, so does society, and further develop positivism into religion of humanity. Humanity के लिए बोलता है, वो बोलता है positivism basically ऐसी चीज है जो ह्यूमन को समझने में, ह्यूमन का कंसेप्ट को समझने में वो मदद करता है। ठीक है, वो भी साइंस जैसे है, बोलता है जैसे साइंस में ग्रेविटी हम लोग को समझाता है कि ग्रेविटी के वजह से हम अर्थ में, मिट्टी में जुड़ा हुआ है। सपोज ग्रेविटी नहीं होगा, हम लोग सब फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये वही बोलता है पॉजिटिविज्म जो साइंटिफिक मेथड से साइंस आपका सोशोलॉजी को पढ़ाने में मदद करता है, समझने में मदद करता है। इतना समझा है? तो इफ यू कैन बाय दिस इट इज वेरी गुड, इफ नॉट कोई बात नहीं। ठीक है। सो अगस्त कॉमेट जो पॉजिटिव के बारे में वो जो 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स वो लिखा है, और ये बुक्स जो आपका कोर्सेस इन पॉजिटिव फिलोसफी में वो छापा गया था। ठीक है। उसके बाद उसका जो थर्ड बुक है, ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, वहां में वो क्या किया है, पॉजिटिविज्म को यानी कि सोशोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंस बोल के वो मार्क किया है। तो लेट्स बिगिन दिस वन, कैसा होता है। सो रिमेंबर, ऑगस्ट कॉमेट ऐसे बोला है कि ना, साइंस और अदर ब्रांचेस ऑफ द साइंस शुरुआत में निकलना जरूरी था बोला। जैसे साइंस के बारे में वो एग्जाम्पल लिया है, साइंस का जो डिस्कवरीज है वो ह्यूमन बीइंग का लाइफ को आसान करता है, और इसीलिए उसका फाइंडिंग और उसका इस्टेब्लिशमेंट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सोशोलॉजी जरूरी था। ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस, जैसे कि हो गया वो बोला है एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस लोग पहले आना था ताकि ये लोग से जो इफेक्ट है उसको समझने के लिए जो क्वीन साइंस है, दैट इज योर सोशोलॉजी, उसका जन्म होना था। समझ गया? सो उसका सीरीज में वो बोला है जो जितना कॉम्प्लेक्स होता है वो सबसे लास्ट में आता है, जिसको तुम जितना आसान से समझता है वो सबसे पहले डिस्कवरी होते हैं। वो सही है। 4th और 5th सेंचुरीज में, है ना, जब इंडिया में अर्बनाइजेशन का फेस माना जाता है बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय में, समझ गया, और साथ ही साथ गुप्ता पीरियड में, वहां में ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स लोग था, जैसे कि आपका आर्यभट्टा। आर्यभट्टा को हम बहुत ग्रेट एस्ट्रोनॉमी मानते हैं, यानी कि वो सन मून का पोजीशन को देख के वो सूर्य सिद्धांता जैसे बुक वो लिख सका है। दैट मीन्स ये जो क्लासिफाई किया एस्ट्रोनॉमी एज द फर्स्ट साइंस, वो सही है। उसके बाद वो बोला है फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स, नेचर को समझने, ग्रेविटी को समझना, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन को समझना। उसके बाद लाइफ के बारे में, जेनेटिक्स, वो सब समझना। और लास्ट में आपका एनलाइटमेंट, इंडस्ट्रियल एंड योर पॉलिटिकल रिवोल्यूशन से जो सोसाइटी में पूरा चेंज हुआ है, वो चेंज को समझने के लिए और ये ब्रांचेस ऑफ साइंस को समझने के लिए सोशोलॉजी निकला है अस ए क्वीन ऑफ साइंस। समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट यानी कि क्वीन ऑफ साइंस का कंसेप्ट ये दिया है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? ओ, मेरा क्लास अभी ठीक है, नेटवर्क, ये लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बोल। अभी ठीक है आप लोग का नेटवर्क? ऑनलाइन वाला सबका ठीक है नेटवर्क? 26 आई थिंक सैटरडे, लेकिन हम वहां जाएगा, हाँ। और सैटरडे आप लोग हमको ऑनलाइन से देखेगा। ये शायद ऐसे बताया, वो लोग का स्टूडेंट भी मिलना चाहता है वो। 11:30 आप इधर बैठ के देख सकते हैं, यहाँ का नेटवर्क से आराम से देख सके। उसको सर सेट कर देगा शायद। हाँ, ऐसे बता रहा था वहाँ का। चलो कोई नेटवर्क ठीक है बोला, चलो ठीक है ठीक है। ओके, नेटवर्क खराब होने से ना बाद में इसका रिकॉर्डेड है तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेमबो 0826, ठीक है, नाम है ये, ऑनलाइन नेम्स लोग जाएगा, खराब होने से मुश्किल। ठीक है। तो आप अपना एग्जाम फॉर्मेट में ना एक सुंदर से आप और मतलब पॉइंट्स आप बना सकते हैं। सो अगर अगस्त कॉमेट ही सेड, ये जो साइंस का पोजीशन है ना, यानी कि आपका जो साइंस
साइंस का जो पोजीशन होता है वो बेसिकली कैसे होता है, उसका कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड होता है। इसको लगाने मत भूलो। ये बोला है कि ना जितना कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि साइंस और जो कॉम्प्लेक्सिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन को साइंस में हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इफ यू कैन राइट दिस सच टाइप्स ऑफ वर्ड, ये लोग बेसिकली आपका वर्ड को भी छोटा करेगा, वर्ड लिमिट भी ज़्यादा नहीं है, और आपका जो की वर्ड्स है उसको दिखाता है। याद रखो। तो वो बोला है कि ना साइंस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स है उतना लेथ में साइंस आएगा बोला। और इसीलिए बेस्ड ऑन दिस वो साइंस को कैसे अरेंज करता है, सबसे पहले वो एस्ट्रोनॉमी को अरेंज करता है। उसके बाद बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी को वो अरेंज करता है। उसके बाद वो फिजिक्स को अरेंज करता है। उसके बाद वो केमिस्ट्री को अरेंज करता है। उसके बाद वो बायोलॉजी को अरेंज करता है। और लास्ट में क्वीन ऑफ साइंस जिसका नाम है सोशियोलॉजी, उसको वो अरेंज। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑगस्ट कॉमेट। होगा। उसके बाद लेट्स स्टडी कॉमेट का जो फेज है, यानी कि वो 3 फेजेस में पॉजिटिविज्म को वो पढ़ा है। वो बोला है कि पॉजिटिविज्म ऐसे नहीं आया अचानक से, एक आइडियोलॉजी मतलब एक आइडिया दिमाग में निकल गया और इसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं आया बोला। वो बोला सोशियोलॉजी को आने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ा। दोस वे थियोलॉजिकल फेसेस, ठीक है, मेटाफिजिक्स फेसेस एंड लास्ट में पॉजिटिव फेस। ये हो गया। स्लो है सच में। भी जा रहा है ये लोग का। अच्छा है। ठीक है। So he said three phases, 3 phases of positivism. And these phrases, सबसे पहला phrases है आपका theological, सेकेंड है आपका metaphysics phase, एंड थर्ड जो है वो है positive phase. ठीक है। सो इसमें सबसे पहले लेट्स सी थियोलॉजिकल फेस। जब भी कोई प्रीसूत लेने जाता है, प्रीसूत में जानता है ना, जैसे आपका जो चर्च में जो फादर बनने जाता है, पास्टर बनने जाता है, और आपका जो एनी चर्च को आप देखो, बैप्टिस्ट हो, रिवाइवल हो या तो कैथोलिक हो, जब भी कोई प्रीस्ट बनने जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो थियोलॉजिकल कोर्सेस करने जाता है। थियोलॉजिकल मतलब ऐसा फेज जहाँ में हम भगवान को मान के चलते हैं। तो इनिशियल फेज तो प्री क्रिश्चियन ईरा तो बेसिकली भगवान का ही फेज था। के क्रिश्चियन ईरा और प्री क्रिश्चियन ईरा। प्री क्रिश्चियन ईरा आपको बताता है कि कैसे भगवान आया है, और क्रिश्चियन ईरा में भगवान यानी कि चर्च का कितना इन्फ्लुएंस, भगवान का नहीं चर्च का कितना इन्फ्लुएंस है वो बताए। तो थियोलॉजिकल फेज जो होता है, इट बेसिकली डील्स विद बिलीफ ऑफ गॉड। बिलीफ ऑफ गॉड का मतलब रूल ऑफ चर्च। बिलीफ ऑफ गॉड मतलब चर्च का जो रूल फेस है उसको ये बोलता है। सो ये है आपका थियोलॉजिकल फेस। ये एक ऐसा फेस है जो एग्जिस्ट किया है, एग्जिस्ट बिफोर, ये जो एग्जिस्ट किया है बिफोर एनलाइटमेंट, बिफोर एनलाइटनमेंट। इसीलिए यहाँ में जो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन उसका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉल व्यू था, यानी कि रिलीजन इसमें सबसे ज्यादा, यानी कि ये इसका कोर जो क्या था, रिलीजन। रिलीजन, भगवान, सुपरनेचुरल, सुपरस्टिशियस, ये सब वो फेस था। और ऐसे फेस में भी फिलोसोफर्स लोग था कि नहीं। तो ये बोला कि ये फेस में भी फिलोसोफर्स था जो ऑब्जर्व करके ऑब्जेक्टिविटी को देखते हुए वो लोग अपना व्यूज बनाए, एंड दोस वेर द पॉजिटिविज्म्स। में आए।
तो ये फेज जो फेज में जहाँ में हम लोग भगवान को बिलीव करता है, चर्च का रूल रहता है बिफोर द एनलाइटमेंट, इसका कोर कंसेप्ट ये था कि दे वर रिलीजन फेस, और रिलीजन फेस होके यहाँ में भी जो पॉजिटिविज्म का जो फिलोसोफर्स है वो लोग का व्यूज भी बेस्ड ऑन दो सोसाइटी था। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद ये सेड कि ये चेंजेस हुआ है, यानी कि जब आपका मेटाफेस, मेटाफेस का मतलब है जब आपका एनलाइटमेंट आया है ना, जब आपका एनलाइटनमेंट आया है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आया है, उसके साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आया है। ये रेवोल्यूशन जो क्या किया है, ये सीधा आपका सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दिया। सोशल स्ट्रक्चर है उसको ये डिस्टॉर्ट कर दिया है, डिस्टॉर्टेड, है ना। और सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड करते ही ये क्या किया है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, कोर बोलने से आप क्या लिखेगा, कोर में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, आदमी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी को वो डेवलप करा है। जहां में भगवान से ज्यादा ह्यूमन बीइंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया। ठीक है। मी का कंसेप्ट, आई एंड मी, उसका कंसेप्ट आ गया। मेटाफिजिक्स। लेकिन बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस फेज तो हमेशा थियोलॉजी फेज से स्टार्ट है। स्टार्ट उसमें पुश तो क्या है, लेकिन इम्पैक्ट बन के निकला है आपका फेज में। है होगा। यानी कि इसमें देखो, इसमें कोर वैल्यू क्या था, इसको मेंशन करो, रिलीजन था इसमें अर्ली फेज में। सेकेंड फेज में कोर का जो कंसेप्ट हो गया ह्यूमैनिटी पे चला गया, मतलब ह्यूमैनिटी मतलब आदमी सही रहना है, वो कंसेप्ट आ गया। चर्च का जो कंसेप्ट है वो चला गया। उसके बाद लास्ट आता है आपका पॉजिटिव फेज। ये ऊपर का तो हो, लास्ट कम्स योर पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस में वो बोलता है कि ना, ये जो फाइनल फेस है, ये एक ऐसा फेस है जो आफ्टर दिस, यानी कि आफ्टर द मेटा फेस आता है। मेटा फेस का मतलब है आफ्टर द वेल स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एनलाइटमेंट, पॉलिटिकल इवोल्यूशन, रेवोल्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब वो लोग वेल स्टैब्लिश होकर सोसाइटी का स्ट्रक्चर दोबारा चेंज हुआ है और करेंट सोसाइटी को अब मान के चलो, वो फेस को हम पॉजिटिव फेस बोलता है। ये फेस में ना जो बिकॉज ऑफ दीज थ्री इफेक्ट जो चेंजेस आया है उसको वो पढ़ने के लिए कोशिश करता है। तो यहाँ में कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल विल के बारे में बताता है। ओके, सो पॉजिटिव फेस क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे हम लिख रहा है आपका साइंटिफिक फेस, साइंटिफिक फेस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताता है। इट्स अ साइंटिफिक फेस ऑफ द सोशियोलॉजी। और इसका जो कोर क्या हो जाता है, कोर हो जाता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विल। ठीक है। और ये एक ऐसे फेस है जहां में आइडिया ऑफ ह्यूमन एबिलिटी टू गवर्न इटसेल्फ एंड मासेस, ये निकल जाता है। ठीक है, आइडिया ऑफ ह्यूमन एबिलिटी टू गवर्न इटसेल्फ एंड इट्स मासेस, इसका कंसेप्ट निकल जाता है। यानी कि आदमी खुद को अपने विल के अनुसार वो चेंज कर सकता है। यानी कि इंडिविजुअल विल, दैट मीन्स फ्री विल के बाद बढ़ता है, उसको भी और उसके बाद कॉमेट सेस,
जब आप पॉजिटिविज्म को पढ़ना है, आपको जैसे भी ये 3 फेस मेंशन करना है। अगर आप थियोलॉजिकल फेस को छोड़ के बाकी का मेटाफिजिक्स और पॉजिटिव फेस को आप पढ़ेगा, तब भी आप रॉन्ग रहेगा। आपको शुरुआत से पढ़ना है कि पॉजिटिव जो कैसे निकला है। पॉजिटिव थियोलॉजिकल फेस से, ऑब्जर्वेशन से ही निकला है। उसके बाद मेटाफेस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, एंड आफ्टरवर्ड्स पॉजिटिव पेज जो वेल एस्टैब्लिश ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट की वजह से। इतना समझा है? ओके। नाउ पॉजिटिविज्म करता क्या है ना, जिसको हम पहले से पढ़ रहा है, करता क्या है? इसमें लिख के, ओके। सो पॉजिटिविज्म बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके। उसके बाद वो 3 कॉन्स्टिट्यूशन से वो बनता है। 3 कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ये है, दैट इज नोन एज एम्पेरिज्म। एम्पेरिज्म मतलब जो चीज को आप देखता है और ऑब्जर्व करता है और उसी से आपका आइडिया निकलेगा। साइंटिफिक मेथड है ना, ऑब्वियसली। जैसे साइंटिफिक मेथड में इतना स्टेप था, अभी हम लोग देखा है मेंडल जो पिंक और येलो फ्लावर को देख के वो, सॉरी, व्हाइट और येलो फ्लावर को देख के वो पिंक को निकलते हुए देख के उसका दिमाग में आइडिया आता है, ये कैसे निकला है, ठीक है नहीं? तो यानी कि व्हाट इज सीन और ऑब्जर्वेबल, जो चीज आप देख सकता है और जिसको आप समझ सकता है, तो उसी को हम बुलाता है एम्पेरिज्म। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इंडक्टिविज्म। इंडक्टिविज्म मतलब जब आप खुद से डाटा कलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट करता है, आपको रिजल्ट ऑब्टेन होता है, देन यू अंडरस्टूड अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, है ना? तो उसको बोलता है फैक्ट्स पे डिपेंड हुआ जो फाइंडिंग्स है, उसको हम इंडक्टिविज्म बोलते हैं। दूसरा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में ये बोलता है कि ना, ये एक्सेप्ट करता है देयर आर सर्टन सोशल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकता है आपका पर्टिकुलर रिजल्ट को, उसको हो नेचुरलिज्म के अंदर, कंसेप्ट के अंदर में रख जाता है। समझ गया? सो दीज 3 आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पॉजिटिविज्म, जिसकी वजह से पॉजिटिविज्म को हम साइंटिफिक मेथड के साथ अलाइन करते हैं, क्योंकि इफ यू सी ये पूरा साइंटिफिक मेथड ही है ना। समझ गया अभी पॉजिटिविज्म का मतलब? बहुत पहले से हम लोग पॉजिटिविज्म पढ़ा है ना? तो अगस्त कमेट का पॉजिटिविज्म बेसिकली ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स को बोलता है। यानी कि ये सिमिलरली एग्जैक्टली लाइक द साइंटिफिक मेथड्स। डन? अभी समझा है पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? श्योर है ना? पॉजिटिविज्म साइंटिफिक मेथड से सोशोलॉजी को कनेक्ट करता है। ये मेथड में 3 चीज होता है, ऑब्जर्व करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना, और वो फैक्ट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, किया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर्स हो सकता है, उससे वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। और साइंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही करता है, ऑब्जर्व, फाइंडिंग फैक्ट्स एंड उसका, उससे क्या क्या चीज़ उसको इन्फ्लुएंस करता है वो सब साइंस देखता है। और उसके बाद वो थियोरिटिकल डाटास को रखता है। इतना समझा है? श्योर? नाउ अभी अगर हम पॉजिटिविज्म के बारे में पढ़ लिया, लेट्स सी अदर ऑथर्स, अदर फिलोसोफर्स, वो लोग और पॉजिटिविज्म का क्या व्यू है। यहाँ में जितना व्यूज अभी हम दे रहा है, ये लोग सब इन फेवर ऑफ पॉजिटिविज्म है एक्सेप्ट फॉर कार्ल मैक्स। रिमेंबर, ओके? तो कार्ल मैक्स का व्यू लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में। समझ गया? यहाँ में अभी हम जितना आपको लिख रहा है, दोस आर एक्चुअली इन फेवर होगा, ये लोग सब इन फेवर ऑफ पॉजिटिविज्म है एक्सेप्ट फॉर कार्ल मैक्स, वो भी याद करना है। ठीक है? तो सबसे पहले लेट्स सी अबाउट जॉन लॉक। जॉन लॉक पॉजिटिविज्म को क्या मानता है? ओके। सो जॉन लॉक खुद को कंसिडर करता है कि वो भी पॉजिटिविज्म का ही रिसर्च मेंबर है, क्योंकि वो ना खुद को एम्पेरिस्ट एंड इंडक्टिविस्ट यानी कि ऑब्जर्व एंड फैक्ट ढूंढने वाला ऐसे मानता है। ओके। और ये जो फैक्ट्स को कैसे ढूंढता है, ये बोलता है वर्ल्ड में जितना भी इफेक्ट होता है, वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड में जितना भी कॉजेस होता है, वो कॉजेस का जो इफेक्ट होता है, वो बेसिकली सोशोलॉजी में हम ऑब्जर्व करके, फैक्ट फाइंडिंग करके ही हम पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली ना। ये टू सम एक्सटेंट सही है, इसको सपोर्ट करता है आपका बर्किन का सुसाइड केस। ठीक है, उसको बर्किन में हम लोग देखेगा फिर। समझ गया? तो लॉक का जो अप्रोच है, यानी कि जॉन लॉक का जो अप्रोच है, वो पॉजिटिविज्म को कैसे दिखता है,
और उसका मेथड क्या है। पॉजिटिविज्म फॉलो करता है लेकिन मेथोडोलॉजी अलग हो सकता है। उसका मेथोडोलॉजी में ये 5 पॉइंट्स है, फिर उसको आपको पढ़ना होगा। जैसे सोशियोलॉजी को वो ये मेथड से स्टडी करता है। सबसे पहले है रिडक्टिव एनालिसिस। रिडक्टिव एनालिसिस मतलब जब आप पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी को फ्रेगमेंट करके पढ़ सकता है ना। जैसे आप बॉडी का ईच पार्ट को फ्रेगमेंट करके पढ़ सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अलग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग करके हम लोग पढ़ता है और उसका अलग अलग डॉक्टर भी है। वैसे रिडक्टिव एनालाइज यानी कि सोसाइटी को हम क्लासिफाई इनटू सिंपलर स्ट्रक्चर, है ना। सोसाइटी को हम सिंपलर स्ट्रक्चर में हम डिवाइड करेंगे। तो सोसाइटी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सोसाइटी में एक जाति हो सकता है ब्राह्मण, है ना। उसके बाद दूसरा जाति हो सकता है आपका, किसको बोलेगा, ट्राइबल्स, है ना। उसके बाद हम इसको और क्लासिफाई करेगा। ब्राह्मण का जो फैमिली में कौन रिप्रेजेंट है, सबसे हेड कौन होता है, वो लोग का जो ग्रैंड पेरेंट्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। उसके बाद पेरेंट्स, तो पेरेंट्स बोलने से उसको क्लासिफाई करेगा इनटू फादर मदर, और ये मदर को आगे लिख दिया, फादर मदर, है ना। ऐसे क्लासिफाई यानी कि उसके बाद हम आगे ब्राह्मण फैमिली का वुमेन के बारे में हम पढ़ सकते हैं, है ना, अलग से पढ़ सकता है कि नहीं। यानी कि हम रिडक्टिव एनालाइज कर सकते हैं। और फिर हम ब्राह्मण फैमिली का फादर का क्या रोल है हम वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। और एज ए पेरेंट दोनों का क्या रोल है उसको भी हम पढ़ सकते हैं, यानी कि हम स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स कितना इन्फ्लुएंस करता है ये भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद ब्राह्मण के बारे में आप पता है। उसके बाद हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फैमिली, वेस्टर्न फैमिली के बारे में हम देखेगा। यू विल फाइंड वेस्टर्न फैमिली में भी ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स मदर एंड फादर होता है, लेकिन फिर उसमें वुमेन का रोल अलग होता है, नॉट लाइक द ब्राह्मण फैमिली रोल। फादर का रोल अलग होता है। ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अलग होता है। आप समझ में आए। सो यानी कि ईच सेक्शन, और ट्राइबल में भी ट्राइबल का जो वीमेन है उसको हम अलग से पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद मैन, ट्राइबल जो मैन है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। ट्राइबल का जो बिलीफ है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। यानी कि हर एक सेक्शन को अगर हम लेके पढ़े, वो पर्टिकुलर जो मेन सेक्शन है दिस वन, है ना, उसके बारे में वो बताता है। समझ गया। यानी कि वो रिडक्टिव एनालाइज करने में आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कैजुअल एनालाइज। कैजुअल एनालाइज ये फैमिली को पूरा स्ट्रेटेजी करके रिडक्टिव एनालाइज करके एक जनरलाइज व्यू, एक जनरलाइज एनालाइज हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपेरेटिव एनालाइज, ये फैमिली को हम कंपेयर कर सकते हैं, कर सकता है कि नहीं। यू विल फाइंड वेस्टर्नाइज में वो जो कंसेप्ट ओके अभी हम बता देगा पॉजिटिविज्म क्या है, ठीक है। फिर से इसको सुन लो। यहाँ में इफ यू सी कंपेरेटिव एनालिसिस में यू विल फाइंड वेस्टर्न फैमिली में, जैसे हम लोग का इंडियन फैमिली में, कि बच्चा जो अपना माँ पिताजी को देखना ही है, ये जो कंसेप्ट है वो नहीं है। वेस्टर्न में वो नहीं है। वेस्टर्न में ऐसा होता है कि पेरेंट्स जब ओल्ड एज हो जाता है वो खुद से अपना आपको ओल्ड एज फैमिली में रजिस्टर करके वो वहाँ चला जाता है। वो लोग का कल्चर है ना। अभी वो कल्चर को कंपेरेटिव एनालिसिस में हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बोलता है कि बच्चा बट मैं हम अपना लाइफ ले जी लिया, आई कैन नॉट बी बर्डन टू माई चाइल्ड, इसलिए वो लोग जाता ही नहीं, वो लोग अलग से रहता है। लेकिन हम लोग में ऐसे होता है कि शादी होने का बाद भी मेरा बेटा है ना, तुम देखना ही पड़ेगा, तुमको अब इतना तकलीफ से पाला है, दैट इज व्हाट वी से, ठीक है। समझिए। सो ये कंपेरेटिव एनालिसिस। उसके बाद जनरलाइजेशन, ये एनालाइज करके हमको ये सोसाइटी के बारे में क्या पता है, लास्ट व्यू, थ्योरेटिकल व्यू। तो इसमें अगर आप देखें ये सब अप्रोच जो साइंटिफिक वे में ही करता है, इसीलिए उसी को हम पॉजिटिव, okay. I am still not clear exactly is positivism. So positivism actually method है, okay. तेची 3-1 पॉजिटिविज्म बेसिकली ये मेथड है जिससे आप सोशल फैक्टर्स को पढ़ सकता है। समझ गया। इसको बता रहे हैं आप सुन लो। ये जो ऐसे मेथड है जिससे आप सोशल स्ट्रक्चर को आप पढ़ सकता है। और ये मेथड में जैसे साइंस में हम लोग कैलकुलेशन करता है ना, साइंस में हम लोग ऑब्जर्वेशन करता है, कैलकुलेटिव करता है और लास्ट में थ्योरी बनाता है। पॉजिटिविज्म भी खुद को साइंस की तरह ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन एंड थ्योरी एनालिसिस कराता है। भी समझा है। इसीलिए हम लोग साइंटिफिक को पॉजिटिविज्म के साथ पढ़ता है। मतलब ये अप्रोच है जहाँ में ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और क्वांटिटी एनालिसिस को देखा जाता है। इसका मतलब आपका जो लार्जर फेस है ना, जैसे साइंटिफिक मेथड से आप क्या क्या चीज़ को, कुछ चीज़ को पढ़ सकता है। हाँ ये मेथड है,
पॉजिटिविज्म इट्स ए मेथड, ऐसा मेथड जो साइंटिफिक मीन्स को यूज करता है, जैसे साइंस जो यूज करता है साइंटिफिक मेथड। हाँ, डिडक्टिव करता है, इंक्लूड करने का बदले वो डिडक्टिव मेथड अप्रोच करता है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट एमिली बर्किन का देख लो। एमिली बर्किन ये जो कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट्स को लेके आता है आपका पॉजिटिविज्म मेथड में, ताकि वो सोशोलॉजी को और पढ़ सके। ओके, होगा, हम स्टार्ट करेगा। सो एमिली बर्किन वो कोशिश करता है कि सोशल फैक्ट्स को पॉजिटिव मेथड यानी कि साइंटिफिक मेथड में वो लेके आए, और ताकि वो सोशोलॉजी को और पढ़ सके। इतना समझा है? तो इसमें वो क्या करता है आपका यूज, वो बोलता है कि ना ये जो सोशल फैक्ट्स होता है, ये लोग अलग होता है। सोशल फैक्ट्स लोग ऐसे चीज है जो बाहर से आता है, बाहर से, जैसे कि फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्शन बाहर से आता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ह्यूमन बींग में रहता है, एक इंडिविजुअल को। और इसमें वो क्या क्या यूज किया है, सुसाइड को हम लेगा। सुसाइड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और आप समझ सकता है। तो सुसाइड को हम लेगा। ही सेड आदमी क्यों सुसाइड करता है, यानी कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सा चेंजेस आया है। कुछ कुछ चेंजेस ऐसे था कि जो एक्सप्लॉइटिव इन नेचर था, है ना। और ये एक्सप्लॉइटिव नेचर के वजह से न्यू कंसेप्ट सुसाइड आने लग गया। ह्यूमन जो खुद को अपना ही सोसाइटी से अलाइन, मतलब डिविएट करने लग गया, अपना आप को खुद से अलग करने लग गया, तब जाके सुसाइड का रेट जो बढ़ने लगा। और जब सुसाइड बढ़ने लगा, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो क्या किया, सबसे पहले साइंटिफिक अप्रोच, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच किया है। वो फर्स्ट ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व द सोसाइटी, वो सोसाइटी को ऑब्जर्व किया है। और ऑब्जर्व करने के बाद वो फैक्ट्स को कलेक्ट किया है, जो जो सुसाइड करता है उसका फैमिली से रिलेटेड वो फैक्ट्स को कनेक्ट किया है, फैक्ट्स। उसके बाद वो उसको फिर दोबारा वेरीफाई किया है। वेरीफाई करके ही अंडरस्टूड सर्टन फैक्टर्स इन द सोसाइटी जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। वो फैक्टर्स का एक्चुअली हम लोग का लाइफ में सबसे बड़ा फोर्स होता है, जो हम लोग का लाइफ का डायरेक्शन को चेंज करता है। उसी को वो सोशल फैक्ट बोला। और वो बोला है कि सोशल फैक्ट विद पॉजिटिविज्म में डालने से तब सोशोलॉजी कंप्लीटली साइंस है, बोला। समझ गया? श्योर? जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट मेघालय, जब हम शिलोंग मेघालय के बात करता है, आपको क्या समझ में आता है? बहुत मजा होगा ना। वहाँ का पीपल मॉडर्नाइज है ना। वहाँ में सब कुछ अच्छा होगा, वेदर भी बहुत प्लीजेंट है। तो ऐसे प्लीजेंट, और जिसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट माना जाता है, वो कैसे कंट्री का हाईएस्ट सुसाइड रेट होगा, ये सोचा है? दैट मीन्स वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ का खुद का पीपल को इफेक्ट कर रहा है, और वो चेंज हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो एक नया लॉ, पुराना है लेकिन आप लोग के लिए अभी नया हो सकता है, सुसाइड का एक लॉ है। उसका पर्टिकुलर आईपीसी तो आई डोंट रिमेम्बर, देयर इज पर्टिकुलर आईपीसी जहाँ में जब कोई सुसाइड करने के लिए कोशिश करता है और अगर वो बच जाने से उसको जेल होता है, मालूम है? गवर्नमेंट खुद आपको जेल देता है, वो क्राइम है सुसाइड करना। हाँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट वो उसमें आपको असली जेल में नहीं डालता है। गवर्नमेंट आपको ऐसा मतलब रिफॉर्मेटिव होम में रखता है, जो आपको साइकोलॉजिकली असिस्ट करेगा, बताएगा आपको क्या चीज़ है, और जानने के लिए कोशिश करेगा ऐसा क्या चीज़ आपके अंदर में इम्पैक्ट हुआ है जो आपको ये स्टेप उठाने दिया। दूसरा, अभी रिसेंटली हम लोग का एक बच्चा मरा है रैगिंग के वजह से, है ना। मरा है ना हम लोग का, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। और ये इश्यू शायद कोई कोई सुनने से कंट्रोवर्सी भी लग सकता है, लेकिन हम ऐसे सोशोलॉजिस्ट का व्यू से हम आपको बता रहा है, ऐसे किसी को नहीं। तो वहाँ में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का जो बच्चा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ ये वर्ड यूज करता है बच्चा लोग के लिए, जो जुबिनाइल्स रैगिंग में इन्वॉल्व था, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का वर्ड डालता है। जब वर्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ डालता है ना, वो बच्चा को प्रोटेक्ट करना लॉ का जिम्मेदारी, लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। समझ में आया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है ये लोग ऐसे चीज है जहां में ना हम लोग कोशिश करता है कि जो चला गया अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो रह गया जिसको हम लोग सही गाइडेंस नहीं दिया, इसीलिए दे
वो लोग अलग मीन्स यूज किया है किसी को टॉर्चर करने के लिए, तो उसको वापस सोसाइटी में एज अ सोशल ह्यूमन बींग कैसे हम लोग फिर से डाल सकेंगे। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का बच्चा को ना वो लोग बहुत प्रॉपरली गाइडेंस काउंसलिंग देके जुबिनाइल होम में रखते हैं, और वो लोग का नाम को नहीं बताता है बिकॉज दे बिलीव वो लोग अभी तक बच्चे हैं, वो लोग कंसेप्ट ऑफ राइट रॉन्ग को समझा ही नहीं। इसीलिए वो लोग को समझाना है और सोसाइटी में एक गुड ह्यूमन बींग बनाना है, वो है कंसेप्ट। इसलिए हम लोग कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ लिखता है। और ऐसे बच्चा का नाम दिया नहीं जाता है। और अगर सपोज हम मालूम है और हम वो बच्चा का नाम डाल देगा न्यूज़पेपर में या तो मीडिया में, उसके लिए हमको फिर जेल होगा। तो हम बेसिकली वो 7 बच्चा था बोला, वो 7 बच्चा का फ्यूचर को हम खराब कर रहे हैं बोल, बिकॉज दे आर किड्स टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। वी बिलीव जुबिनाइल्स लोग का जो चीज को देखने का करेक्टिव जो आइडिया है वो नहीं है, तो उतना साल तक इसीलिए हम लोग वो लोग को उस बेस में जज करते हैं। वो बेसिकली साइंस के बेस में हम लोग उसको जज जज करता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस चाहे। ठीक है, सो उसको हम सोशल फैक्ट्स बोलता है। और अगर बहुत अनफॉर्चुनेट है वो बच्चा मर गया, लेकिन अगर ना मरता तो वो बच्चा को एक्चुअली हमेशा इसलिए ना अपना जो किड्स होता है उसको हमेशा एक बात बताना है, जहां आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट फॉर मी, आप वहां से निकल जाओ। मनी कभी इश्यू नहीं है, स्कूल में एडजस्ट करो ये वर्ड नहीं है, आप किसी को मत लड़ो, लेकिन अगर आपको लगता है यहाँ में नहीं बेच सकता है, घर वापस आओ। दैट इज व्हाट जनरली पेरेंट्स शुड से। ठीक है, आप क्या हो गया प्रिंसिपल को हम कंप्लेन करेगा, नो नो। अगर आपको प्रिंसिपल कुछ नहीं करेगा, दे नीड ओनली मनी। तो इफ योर सन और डॉटर सेज कि ऐसा ऐसा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, बस आस्क द रीजन। अगर वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकता है तो उसका क्लोजेस्ट किन एंड काइंड जो उस जिससे वो क्लोज है उससे कोशिश करो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। आपको अगर लगता है कि कंप्लेन करके रेजोल्यूशन ला सकता है तो ठीक, अदरवाइज बच्चा को वहाँ रखो ही मत। ठीक है, इसीलिए हम जो मदर इंस्टीट्यूट में बच्चा को रखना है जैसे बीकेवी केवी, ये मेरा कंसेप्ट में नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट। एजुकेशन कहीं से भी ले सकता है, एक गवर्नमेंट स्कूल से भी ले सकता है, लेकिन राइट एजुकेशन लेना है। ठीक है, और आप गारंटी नहीं दे सकते कि ये जो एजुकेशन सेंटर है दे विल गिव यू द राइट एडुकेटेड एजुकेशंस। कोई भी सेंटर आपको दे सकता है एजुकेशन का। ठीक है, तो ये बिलीव आप लोग भी रखना है और अपना आगे वाला को भी आप वही सिखाना है। नॉट नेसेसरी होगा स्कूल के नाम पे बेस पे बच्चा का जो कैरिकुलम है उसको हम जज नहीं कर सकते। सो वो सोशल फैक्ट्स को एमिलिया बर्किन ही रिकॉग्नाइज, और इसीलिए एमिलिया बर्किन जो क्या किया है और एक सिस्टम के बारे में बताया है। एमिलिया बर्किन, ओके सॉरी नॉट एमिलिया बर्किन, मर्टन, उसके बारे में हम लोग और यहाँ पर मर्टन। मर्टन जो ना रेफरेंस ग्रुप को लिया है और इसमें वो क्या किया, अमेरिकन सोल्जर्स को वो यूज किया। अमेरिकन सोल्जर्स को ना अगर आप देखें, नॉट ओनली अमेरिकन सोल्जर्स, मैक्सिमम ऑफ द सोल्जर्स जो वार का कॉम्बैट में रहता है, वार कॉम्बैट मतलब जो एवरीडे गोली बारूद से लड़ता है, आदमी को शूट करता है, मारपीट होता है ना, ऐसा कॉम्बैट में रहने वाला जो सोल्जर्स होता है, जब वो लोग सोसाइटी में वापस आता है तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो उसको साइकोलॉजिकल क्लास दे। क्योंकि वार फैक्ट में किसी को मारते हुए देख के, मरते हुए देख के, अपना दोस्त लोग को मरते हुए देख के सोसाइटी में वो सीधा इंडल्ज नहीं हो सकता है। और यूएस का ऐसे बहुत केसेस हुए, इसलिए अमेरिकन आर्मी बोल, अमेरिकन सोल्जर्स में ना जब वो लोग सोल्जर खत्म करके ड्यूटी खत्म करके बॉर्डर में जब वो अपना घर वापस आता है वो लोग कंप्लीटली एलाइनेट हो जाते। ठीक है, तो ये एलाइनेट का फैक्टर्स को पढ़ने के लिए वेबर जो क्या किया है, अमेरिकन सोल्जर्स को यूज किया है। और अमेरिकन सोल्जर्स को वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू वो लोग का डाटा कलेक्ट किया है, देखा है क्यों होता है, तब जाके वो मालूम चला कि देयर आर सर्टन फैक्टर जिसको हम सोशल फैक्टर्स बोलते हैं, वो आदमी को इन्फ्लुएंस करता है और आदमी उस हिसाब से काम करता है। सो उसके लिए दे नीड करेक्टिव होम्स। घर भेजने से पहले एक करेक्टिव होम जहाँ में उसको सोसाइटी के कंसेप्ट, उसका साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को क्लियर करे, ताकि वो घर जाके अपना घर फैमिली के साथ एक फादर सन का रोल निभा सके। क्योंकि ना अमेरिकन सोल्जर्स में हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड एज वेल एज हाईएस्ट रेट ऑफ अपना फैमिली को गोली मारने का केसेस आया। ठीक है, वार जो अमेरिकन का सोल्जर्स है, तो ये बेसिकली सोशल फैक्टर्स की बताता है। और सोशल फैक्टर्स को हम लोग कैसे पढ़ा है, एमिलिया बर्किन जैसे हो गया, जॉन लॉक हो गया, ऑगस्ट कॉमेट, दे यूज साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड। दिस साइंटिफिक मेथड इज नोन एज पॉजिटिविज्म। या क्लास खत्म तो हो रहा है, हम चाहते हैं कि आज इसको कंप्लीट करें। ठीक है, कार्ल मैक्स को देखिए। कार्ल मैक्स, रिमेंबर आप कभी भी ही इज पॉजिटिव नहीं लिखिएगा।
कार्ल मैक्स जो ना पॉजिटिव था ना नॉन पॉजिटिव था, यानी कि ही वाज ए मिडिल पर्सन। ये एक डिप्लोमेटिक पर्सन था इन कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड नॉन साइंटिफिक मेथड। रिमेंबर दैट होगा। ये अपना डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में इसका मतलब ओपिनियन चेंज हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलता है ही इज पॉजिटिव यत नॉन पॉजिटिव। समझ गया? क्योंकि जब वो कैपिटलिस्ट कंसेप्ट के बारे में बताया है, कैपिटलिस्ट मीन्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक चेंज जो होता है, उसके साथ जब वो बात करता है वो पॉजिटिव का जैसे बात करता है। वो बोलता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो मेटीरियलिस्टिक अप्रोच हुआ है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब मेटीरियलिस्टिक, इसको हम लोग कार्ल मैक्स में पढ़ेगा अच्छे से, ठीक है। मेटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है, वो अप्रोच को जो क्लास, लेबर क्लास है ना, वर्किंग क्लास लेबर क्लास जो बना है, उसको साइंटिफिक एनालिसिस से आप आराम से पहचान सकते हैं, बोला डाटा कलेक्ट करके। दैट मीन्स वो पॉजिटिव बन गया, है ना। लेकिन जब वो एक्सप्लोइटेशन यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से जो एक्सप्लोइटेशन स्टार्ट होता है, यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस, एक्सप्लोइटेशन में आप थ्योरी ऑफ सरप्लस के बारे में जब आप बोलता है कि रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर का जो कंसेप्ट है, उसमें वो रिवोल्यूशनरी का जैसे एक्ट करता है। वो बोलता है वो चेंज होना है, इसीलिए इसको हम लोग ना पॉजिटिव ना नॉन पॉजिटिव मानते हैं। उसके बाद जब वो कम्युनिज्म, कम्युनिटी की बात करता है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पीपल लुक में जो डिसओरिएंटेशन हुआ है, उसको वापस जमाना का जैसे यानी कि हिस्ट्री का रेफरेंस देता है। इसमें हिस्ट्री का रेफरेंस देता है, इसलिए हम उसको रोमांटिक फिलोसोफर्स बोलते हैं। कि वो बोलता है कि दोबारा हिस्ट्री, शुरुआत में जो पीपल जो कंसेप्ट था, ग्रुप का कंसेप्ट है ना, कम्युनिटी का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट को वापस लेके आना है, बोल रहा है डेवलपमेंट के साथ साथ। तो इसीलिए हम उसको बोलता है रोमांटिक फिलोसफी। तो दिस इज व्हाट ही इज बीन क्लासिफाइड इन 3 डिफरेंट सेक्शंस। ओके, तो आप एग्जाम में क्या लिखेगा? जब लिखेगा पॉजिटिव के बारे में लिखेगा, तो आप ये दोनों को मेंशन नहीं करेगा। समझ गया? जब आप पॉजिटिव के बारे में लिखेगा, कार्ल मैक्स से लिखेगा, यू विल से ही इज पॉजिटिव येट नॉन पॉजिटिव, क्योंकि वाइल डिस्कसिंग कैपिटलिज्म वो पॉजिटिव बन जाता है कि वो मेथड यूज करता है मेटेरियलिस्टिक अप्रोच को समझने के लिए, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को। समझ गया है? ये सो कल का जो क्लास होगा, उसमें हम लोग पहले क्रिटिसिज्म को देखेंगे। क्रिटिसिज्म मीन्स पॉजिटिव को क्रिटिसाइज करने वाला आदमी का बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुका है। जैसे हम लोग थॉमस कुन को देखा है, कार्ल पॉपुलर को देखा है, थियोडर को देखा है। उसके अलावा हम लोग दूसरा जैसे कि आपका फिनोमिनलिस्ट पीटर बर्जर लोग को हम लोग देखेगा, ठीक है। ये सबको एक दो को थोड़ा और देखेगा, और उसके बाद नॉन पॉजिटिव, फिनोमिनल, है ना, और ये एथनोमोलॉजिकल जो है, वो सबको देख के ये चैप्टर को खत्म, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि चैप्टर 4 जो है वो जल्दी आए। चैप्टर 4 आप समझ गया बोलने से, आप जो इंडियन सोसाइटी है उसको भी आराम से आप समझ जाएंगे। ठीक है, यस्टरडे का जो आप लोग आंसर लिखा है ना, सबको मिल जाएगा। 1 घंटा रुक के घंटा में दे देगा, वो सिस्टम में है, सिस्टम से आप लोग को सेंड कर देगा, ठीक है। आज का क्लास तो आप समझ गया ना। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा आज का? आपको पता है ना, व्हेन आंसर इज कमेंट आप क्या लिखता है, टिपिकली एग्जामिन बोलने से क्या लिखता है, डिस्कस बोलने से क्या लिखता है। देयर इज डिफरेंट अप्रोच टू द आंसर्स, हाँ। सो आपको पता है, व्हेन आई से कमेंट, जब हम कमेंट करो बोलने से क्या होता है, आपको अपना ओपिनियन डालना होगा। ओपिनियन, योर ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड। ओके, इफ आई से क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन में आपको इसका मेरिट डीमेरिट अलोंग विथ योर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, उसके साथ डालता है। क्रिटिकली एग्जामिन बोलने से इसमें पॉइंट्स, पॉइंट्स ने व्यूज ऑफ एंड ऑफ, है ना, व्यूज ऑफ एंड ऑफ, यस और नो का जो व्यूज है उसको देना है, अलोंग विथ वे फॉरवर्ड।
डिस्कस, डिस्कस क्या होता है? लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक हम लोग बोलता है ना, उसमें वो डिस्कशन में हम लोग क्या बोलता है? हम लोग उसका कोर इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है, वो क्या है? ये कोर इंपॉर्टेंस जिसमें व्हाट एंड व्हाई वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें आप साइंटिस्ट ये डिस्कवर किया था ऐसे आप बता सकता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कस में लास्ट में क्या होता है? योर व्यू। ठीक है, कमेंट मतलब क्या होता है? कमेंट में क्या है उसके बारे में वो भी डिस्कस जैसे ये बताओ, लेकिन उसमें अपना ओपिनियन, तुम्हारा अपना ओपिनियन। व्यू में आप जनरलाइज व्यू देगा, डिस्कस में आप जनरलाइज व्यू। और एक्सप्लेन बोलने से क्या होगा? एक्सप्लेन, सिंपल एक्सप्लेन जैसे आप करता है। ओके, क्रिटिकली एग्जामिन व्यूज ऑफ एंड ऑफ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आप क्रिटिकल पॉइंट भी दे सकता है। मैम, कैन वी से दैट, कैन वी से दैट पॉलिटी इज द की लिंक बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइंस? अब वो बोला है पॉलिटी तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिलोसॉफी है, कैन से फिलोसॉफी। फिलोसॉफी तो लिंक है सोशियोलॉजी और साइंस में, क्योंकि साइंस भी पहले फिलोसोफर बन के ही निकला था। नंबर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, एवरी चैप्टर्स आर लिंक। Oh, can we say positivism is a key link between sociology and science? Yes, it's a method ना। हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं, क्यों नहीं। लिंक बोलने से आप जो एक दूसरा को कनेक्ट करता है वो तो नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिविज्म को आप सोशियोलॉजी से कनेक्ट, वो मेथड को आप कनेक्ट बोल सकते हैं, मेथड को, नॉट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म तो मेथड है ना जिससे आप सोशियोलॉजी को साइंस से कनेक्ट करता है, लेकिन साइंस और सोशियोलॉजी को जो असली में कनेक्ट कर सकता है उसको हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ा है, वो है फिलोसॉफी। क्योंकि बिगिनिंग में जो साइंस का जो पर्सन था दे वर आल्सो फिलोसोफर्स, एंड सोशियोलॉजी का जो आदमी था दे वर आल्सो फिलोसोफर्स। सो वो उसका लिंक है। और मेथड में बोलने से पॉजिटिविज्म मेथड जो साइंस का मेथड से सिमिलर है इस बात। ओके, ट्राई करो, ठीक है, यू ट्राई राइटिंग दिस, और आप लोग का आज का जो है ना उसको हम अभी आप लोग को सेंड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया क्लास? तकलीफ होगा थोड़ा, घर जाके पढ़ो, एफर्ट डालो। नहीं समझ में आया तो कल दोबारा पूछो, वी विल स्टडी अगेन। लेकिन पढ़ो।